तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का एक बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक जो कि हर बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसको हम आज कवर करने वाले, समझने वाले सरल शब्दों में। क्या होता है मेंडल के आवर्ती नियम। मेंडल के आवर्ती नियम के बारे में क्या ये नियम कहता है, इसका गुण क्या था, इसके दोष क्या थे, है ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे बनते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो समझते हैं कि मेंडल का आवर्ती नियम होता क्या। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमें पढ़ा, डोब्रेनर साहब का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, है ना, लेबोजियर साहब, सबने अपना रूल देते गए, लेकिन किन्हीं का वैज्ञानिक का रूल कारगर नहीं सिद्ध हुआ, साबित नहीं हुआ सभी तत्वों के लिए, कुछ ना कुछ उसमें दोष रह ही गया है। उसके बाद मेंडलीव साहब आए जो कि जर्मन के वैज्ञानिक है, जर्मन रसायनज्ञ। तो उन्होंने, इनका पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव है ना। तो इन्होंने आया न्यूलैंड साहब के नियम को, है ना, न्यूलैंड साहब पहले वाले वीडियो वाला, उनके नियम को कुछ देखा, एनालिसिस किया, उसके बाद इन्होंने अपना एक नया रूल बनाया जो कि कुछ हद तक कारगर हुआ। फिर भी इनके रूल में भी कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न थे, है ना। तो समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है स्टेटमेंट, क्या कहता है ना। इसका हम एक पीरियड टेबल बनाते हैं मेंडलीव साहब का। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव के आवर्ती नियम का स्टेटमेंट क्या कर। देखिए, तो मेंडलीव जो साहब थे एक जर्मन वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, कब 1869 ईस्वी में उन्होंने क्या किया दोस्तों ना, जो न्यूलैंड साहब का जो रूल था उसी को कुछ सुधार करके उन्होंने नियम दिया। उन्होंने दोस्तों ये बताया ना, देखिए जिस प्रकार से न्यूलैंड साहब क्या किए, तत्वों को क्या किए, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाए। तत्वों को कैसे, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में। तो उसी प्रकार से मेंडलीव साहब भी क्या किए, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में क्या किए, सजा दिए। और सजाने के बाद तो ये भी ऐसे ही देखें कि एक निश्चित गुण के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद एक निश्चित गुण वाले तत्व आता है ना, मतलब उसको सिमिलरिटी मिलता है। तो उन्होंने इसको नाम दे दिया आवर्ती गुण। उन्होंने क्या बोल दिया, आवर्ती गुण। मतलब कि तत्वों को अब बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजा रहे हैं, तो जो तत्व का भौतिक और रासायनिक जो गुण होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, भौतिक और रासायनिक गुण होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, आवर्ती फलन होता है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। उन्होंने क्या बताया कि तत्वों को बढ़ते, देखिए मैं यह भी लिखा हूं कि तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक जो गुण होता है उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। इन्होंने यही लिखा था, मेन यही कंसेप्ट वहां पे है ना। मेनली साहब का मेन कंसेप्ट यही है कि तत्वों का बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजा रहे हैं, तो तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा ना, वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होगा। मतलब इन्होंने ये बताया कि तत्व का जो गुण होगा मेनली रूप से परमाणु द्रव्यमान पे ही डिपेंड करेगा, उसी के पेरियोडिक फंक्शन होगा, ये बताए थे, है ना। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं आप लोग कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व प्रकट होते हैं, ये बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। अब आपको समझ में आ नहीं होगा कि क्या कहता है ये, है ना। देखिए कुछ नहीं कहता है, जिस प्रकार से दोस्तों न्यूलैंड साहब थे उन्हीं का सिमिलरिटी रूल है, बट इन्होंने एक नया चीज दिया तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण का, कि तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान का बढ़ती फलन होता है, इन्होंने ये बताया। और दोस्तों इन्हीं के नियम से इन्हीं ये क्या किए, जो जब वैज्ञानिक थे दोस्तों उस वक्त रूल बताए थे, उस वक्त टोटल आपका 63 तत्व ज्ञात थे। कितना, 63 तत्व। इन्होंने दोस्तों क्या किया ना, 63 तत्व का एक कार्ड बनाया, कार्ड बनाया, बना के एक अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसी कार्ड के थ्रू, और बनाकर इन्होंने रसिया के मैगजीन में पब्लिश किए। तो सारे रसियन लोग जान गए कि ये रूल होता है ना। लेकिन रूल तो भाई, गुण इसका बहुत अच्छा गुण है, इसका गुण देखा जाए तो मेनली, इसका गुण देखा जाए मेनली साहब का तो बहुत अच्छा गुण है। ये गुण इसका कि आप इससे ना तत्वों का जो आपका अध्ययन करने में बहुत सुविधा होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है तत्वों का अध्ययन में सुविधा, क्योंकि दोस्तों आप ही बताए दोस्तों, आपके यदि घर में बहुत अलग अलग गुण वाले व्यक्ति हैं, यदि उनको एक साथ रख दिया जाए, मैंने समान गुण वाले एक साथ, मान लीजिए मैंने 25 बरस वाला है तो 25 बरस वाला को एक रूम में, है ना, 60 बरस वाला को एक रूम में, 15 वर्ष वाला एक रूम में, 8 वर्ष वाला को एक रूम में, तो ये तो अध्ययन आपको करने में सुविधा होगा। समझ आपको किसी को बुलाना है 25 बरस वाला को, तो सीधे जाकर बोलिए रूम नंबर इतना से आ जाओ, आ जाएगा। लेकिन वही आपको यदि अलग अलग रूम में बैठे हुआ रहेगा, मिक्सचर रहेगा, तो आपको दिक्कत होगा।
ये सबसे बड़ा काम यही किए थे कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सारे तत्वों को 63 तत्वों को कलेक्ट कर दिए, कलेक्ट करके एक पीरियोडिक टेबल बनाया। सबसे पहले पीरियोडिक है, इसीलिए कहा जाता है कि तत्वों का आवर्ती नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया था। और सबसे बड़ा श्रेय, योगदान तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का इन्हीं को दिया जाता है। भले ही बाद में मोसले साहब आए, बात अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान और श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला गुण में क्या आ जाएगा, तत्वों के अध्ययन कार्य में सुविधा, तत्वों के अध्ययन कार्य में सुविधा, है ना दोस्तों। यदि मेंडली साहब का आवर्ती नियम को देखना है ना, तो यहाँ दोस्तों आ जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन से मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ले आता हूँ, आप देख लीजिए, आप पेंसिल बुक पढ़ते होंगे तो वहाँ पे दिया गया होगा, है ना। मैं कंसेप्ट इतना देता हूँ ताकि आपको बुक में देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो तत्वों का अध्ययन कार्य में सुविधा। सेकेंड नंबर दोस्तों क्या हो गया, अनुसंधान कार्य में सुविधा, अनुसंधान रिसर्च वगैरह में सुविधा होने लगा। और दोस्तों सबसे बड़ा बात, इन्होंने दोस्तों क्या किया ना, कुछ तत्वों का परमाणु भार को सुधारे थे। तो परमाणु भार में सुधार इन्होंने किया, है ना। चौथा, इन्होंने तो तत्वों को ना वर्ग और उपवर्ग में बांटा था। वर्ग और उपवर्ग मतलब होते हैं ना, वर्ग मतलब क्या होता है, आप लोग अभी का पीरियड पढ़ते होंगे तो वहां पे लिखा रहता है 1A, सेकेंड ए, है ना, 3 के बी, ये सब वर्ग होता है। तो इन्होंने क्या किया, वर्ग को ना 2 भागों में बांटा, उपवर्ग में बांटा, है ना। उपवर्ग मतलब ना उसका भी छोटा पार्ट, है ना। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों को वर्ग एवं उपवर्ग में रखना, ये सब गुण इनका था, ये सब गुण इनका था, इन्होंने ऐसा काम किया था, ठीक है। ये आपका हो गया दोस्तों, इनका गुण हो गया। इनका दोष क्या था भाई, क्योंकि दोष भी आपका एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि सब किसी का भी हो, किसी का दोष रहता ही रहता है। कितना भी काम कर ले आप प्योरिटी पूरा नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ में बच ही जाएगा। तो दोष में क्या होगा डिमेरिट में, देखिए डिमेरिट में दोस्तों ये होगा ना कि इन्होंने बहुत बड़ा गलती क्या काम किए थे, इन्होंने हाइड्रोजन का जो स्थान था ना वो विवादित रख दिया। मतलब हम सब जानते दोस्तों कि हाइड्रोजन का जो गुण होता है वो एक तो हाइलोजन के समान होता है। हाइलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके पहले हम न्यूलैंड में भी देखे थे, न्यूलैंड साहब के नियम में भी, कि हाइड्रोजन का जो गुण था फ्लोरीन के समान था। और दोस्तों हाइड्रोजन का जो गुण होता है ना, जो हाइड्रोजन का गुण होता है वो कुछ धातु के समान भी होता है, कुछ धातुओं के गुण से भी मिलता जुलता होता है। तो दोस्तों मेंडलीव साहब का दोष में सबसे बड़ा दोष क्या आ जाएगा, उन्होंने हाइड्रोजन के स्थान को विवादित कर दिया। मतलब कि हाइड्रोजन का जो गुण जो होता है धातु से भी मिलता है और हाइड्रोजन से भी मिलता है। उन्होंने हाइड्रोजन को जो क्या किया, कहाँ रखा पता है, कहाँ रखे थे, उन्होंने हाइड्रोजन को धातु के साथ रख दिया, है ना। तो हाइड्रोजन से ही मिलता जुलता है, कहा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला इनका दोष में क्या है, हाइड्रोजन का स्थान विवादित, हाइड्रोजन का जो स्थान था विवादित हो गया, है ना भाई, कि कोई सही जगह रखेगा ना, क्योंकि दोनों का रूल फॉलो करे। सेकंड नंबर दोस्तों एक और इनका दोष ये था दोस्तों कि उन्होंने पता क्या किया, बहुत बड़ा गलती कर दिया। देखिए यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। यानी कि इन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया, मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा ज्यादा ऐसे करते गए। लेकिन उन्होंने एक गलती क्या कर दिया दोस्तों ना, कि ज्यादा वालों को पहले कर दिया, कम वालों को बाद में कर दिया। क्योंकि रूल ये बोलता है कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में सजाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में सजा दिया, अवरोही क्रम, मतलब पहले ज्यादा फिर कम कर दिया। जैसे कि इन्होंने क्या किया, यदि पेरियोडिक टेबल को देखिएगा ना तो आपको यहाँ ऐसे देखने को मिलेगा कि आर्गन जो है ना, आर्गन अब पोटासियम पहले, सॉरी मैं सही लिख रहा था, आर्गन पहले है और पोटासियम बाद में है। तो आर्गन जो कि 40 होता है और पोटासियम का 39 होता है। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि भाई आप बोले कि परमाणु भार को बढ़ते क्रम से जाना है, लेकिन आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 है जो कि ज्यादा है, और पोटासियम का 39 जो कि कम है, तो कैसे होगा। आप इस तरह से रखें तो गलत हो जाएगा ना, ये क्रम तो गलत हो जाएगा। क्रम सही क्या होगा, पोटासियम पहले आर्गन बाद में होना चाहिए, जो कि इसको सुधारे कौन, मेंडली साहब पे सुधारे, मेंडली साहब आए इस पे सुधार दिए, है ना। तो आर्गन का 40 होता है, पोटासियम का 39 होता है, इसलिए आर्गन को बाद में रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या करूंगा, अधिक
दोष क्या हो जाएगा, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को पहले रखना, क्योंकि बाद में रखना चाहिए था। ये इनका दोष, सबसे बड़ा दोष है, पहले रखना, ये गलती कर दी। तीसरा गलती तो ये किया ना कि इन्होंने समस्थानी को क्या किया, एक ही जगह रखे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समस्थानी का क्या होता है। समस्थानी पता है, समस्थानी को वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। समस्थानी का क्या होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान अलग होता है, बट इन्होंने ये गलती क्या कर दी है, दोनों को साथ ही रख दिया समस्थानी को। यदि मेंडली साहब का पीरियड टेबल को देखिएगा, समझिएगा, तो जितना मैं बोल रहा हूं ना, सारा का सारा कंक्लूजन निष्कर्ष उसी से निकलता है। क्योंकि यहाँ बनाना मुश्किल था इसलिए मैं नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको एक फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, जिसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, समस्थानी को साथ में रखना, ये भी इनका बहुत बड़ा गलती बना, समस्थानी को साथ में रखना। ये सब दोष है, एग्जाम में आपको आता है और ऑब्जेक्टिव बनता है। चौथा दोष क्या दोस्तों, चौथा तो ये दोस्तों कि मेंडले साहब क्या बोल रहे हैं कि समान गुण वाले तत्व कि एक निश्चित संख्या में समान गुण वाले तत्व प्रकट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया गलती दोस्तों ना, कि एक साथ, देखिए एक साथ इनको समान गुण वाले तत्व को रखना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, एक साथ में अलग अलग गुण वाले तत्व को रखा। अब बताइए दोस्तों, क्षार धातु अलग होता है, अक्रिय गैस अलग होता है, तो इनको अलग अलग घर में रखना चाहिए था ना। अब मान लीजिए एक बदमाश आदमी है, एक बहुत सीधा साधा है, तो बदमाश और को रख दीजिए घर में, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा। तो ये तो आप अच्छे से वर्गीकरण किए नहीं। वर्गीकरण का मतलब होता है कि उसके गुण के अनुसार उसको घर दे दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, अक्रिय गैस को और क्षारीय धातु को साथे रख दिया, तो गलत हो गया बात। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, समान गुण वाले तत्व को, सॉरी असमान गुण वाले तत्व को एक साथ रखना। गुण अलग अलग है फिर भी एक साथ रख दिए, तो असमान गुण वाले तत्व को अलग एक साथ रखना। एक साथ चूंकि नहीं रखना चाहिए था, अलग अलग रखना चाहिए था, एक साथ रखना। ये भी इनका दोष है। पांचवा दोष क्या दोस्तों, कि इन्होंने समान गुण वाले तत्व को अलग अलग रखा। देखिए उल्टा काम कर दिए, कहीं पे साथे रख रहे हैं तो कहीं अलग रख रहे हैं। तो समान गुण वाले तत्व को इनको साथे रखना चाहिए था, बट अलग अलग कर दिए, और असमान को अलग अलग मतलब साथे कर दिए, तो ये गलत बात है। जैसे देखिए अब कॉपर और मरकरी, तो कॉपर और मरकरी का जो गुण होता है दोस्तों ना, कॉपर और Hg मरकरी का जो गुण होता है वो सेम होता है, बट इनको अलग अलग कर दिया, है ना। कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट निकल होगा ना, नहीं कोबाल्ट नहीं, सोना और प्लेटिनम, इसका गुण सेम होता है, तो इसको दोनों अलग अलग कर दिए। मतलब दो भाई है, दोनों दोस्त है, उसको अलग अलग कर दिए। तो ये बंटवारा का अच्छा तरीका थोड़ी ना, ये वर्गीकरण का अच्छा तरीका थोड़ी ना, ये गलत हो गया। इन्होंने क्या किया, दोष में क्या लिखूंगा, समान गुण वाले तत्व को अलग रखना, इनका डिमेरिट हो गया। समान गुण वाले तत्व को अलग रखना, ये क्या आपका, ये डिमेरिट हो गया। तो इस तरह से ओवरऑल आपका इतना डिमेरिट हुआ मेंडलीव साहब का। और दोस्तों इनका गुण में एक और ऐड कर लीजिए कि दोस्तों मेंडलीव साहब जो थे तो आवर्त बनाए, तत्व वर्ग बनाए, ठीक है, मैं लिखा हूं। देखिए मेंडलीव साहब जो तो तत्वों को क्या किए ना, वर्ग और उपवर्ग में बांटे थे, है ना, याद कर लीजिएगा। तो बस तो इसको नोट करिए, ताकि मैं मेंडलीव साहब के आवर्ती नियम से कुछ रिलेटिव पॉइंट्स को लिखा देता हूं, ताकि एग्जाम में एमसीक्यू सवाल आपसे छूटे नहीं। इसको नोट करिए। चलिए दोस्तों नोट पॉइंट करिए दोस्तों, नोट पॉइंट देखिए दोस्तों, मेंडलीव साहब का जो आवर्ती नियम है ना, वहां पे इन्होंने 7 आवर्त दिए थे और 8 वो इनका वर्ग था, है ना। क्या था, 7 वर्ग था, 7 आवर्त था, है ना, और 8 वर्ग था, ठीक है। 8 वर्ग में दोस्तों क्या होता है, 8 को 2 भाग में बांटे, वर्ग में और उपवर्ग में बांटे थे, है ना। तो ये लिख लीजिए। सबसे पहला नोट पॉइंट डालिए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या थे, 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। और दोस्तों इन्होंने 8 वर्ग को ना
उपवर्ग में बांटा, 8 वर्ग यानी कि उपवर्ग, उपवर्ग में ए तथा बी, इसको रोमन अंक द्वारा दर्शाएंगे, ए तथा बी, हाँ ये है। और दोस्तों नोट पॉइंट एक और डालिए, जो मेंडली साहब का जो पहला जो नियम है ना, जो पहला दोस्तों जो इनका जो आवर्त है, पहला आवर्त जिसको बोलते हैं हम लोग अति लघु आवर्त। देखिए मेंडलीव साहब का, देखिए मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेंडलीव के पहला जो आवर्त है ना, पहला आवर्त, आवर्त होता है, आवर्त क्या होता है देखिए, नहीं सब बताता हूँ, देखिए ये भी जान लीजिए। आवर्त जो होता है, तो आवर्त इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग पीरियड। ये तो होता है क्षैतिज कतार, मतलब पड़ा हुआ, सोया हुआ, क्षैतिज कतार। और दोस्तों जो वर्ग होता है ना, वर्ग जिसको बोलते हैं ग्रुप, बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको ग्रुप बोलते हैं। ये होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब ए आपका खड़ा रहेगा ऐसे, और आपका आवर्त रहेगा पड़ा हुआ ऐसे। या जब भी मॉडर्न पीरियड टेबल हो या तो मेंडलीव का पीरियड टेबल हो, दोनों पीरियड टेबल में आपको ये मिलेगा, ये आवर्त और वर्ग होता है। तो वर्ग इसमें 8 था, जिसको 8 को 2 में बांटा ए और बी में, है ना, और आवर्त इसमें 7 था टोटल। अब देखिए मेंडलीव का जो पहला आवर्त है दोस्तों ना, उसको हम लोग बोलते हैं अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। बोले कि सर क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि इसी 2 ही तत्व को रखा गया था, है ना, पहला को। और दोस्तों मेंडलीव का जो दूसरा आवर्त होता है, दूसरा आवर्त, उसको तो हम लोग बोलते हैं, पता क्या, अति लघु हो गया ना, इसको लघु बोलते हैं, लघु आवर्त। क्यों, क्योंकि इसमें तो 8 तत्व को रखा गया था, है ना, किसमें, दूसरा में, सॉरी दूसरा और कहा, तीसरा में, दूसरा और तीसरा आवर्त, दूसरा और तीसरा आवर्त को क्या बोलते हैं, लघु आवर्त, क्योंकि इसमें 8 रहते हैं, है ना। और दोस्तों चौथा और पांचवा जो आवर्त है दोस्तों ना, उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ आवर्त। क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों 18 तत्वों को रखा गया, 2 8 8 18, है ना, 18 रखा गया था, हो गया। और दोस्तों जो छठवां आवर्त होगा, छठवां आवर्त, सिक्स्थ, छठवां आवर्त, उसको तो हम लोग बोलते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं, दीर्घ हो गया ना, अति दीर्घ। इसे तो 32 तत्व को रखा गया था। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे देता है, बोल देता है कि मेंडलीव के किस आवर्त को अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं, तो कहा छठा को, छठा में 32 तत्व इसलिए रखा गया था। और दोस्तों सातवां जो था ना, मेंडलीव साहब का जो सातवां आवर्त था, जो तो खाली था, खाली मतलब अपूर्ण था, पूरा नहीं था, है ना। फिर लेंथेनॉइड आया, एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड आए, एक्टिनॉइड्स आए, उसको फिर रखा गया अपना अनुसार, ठीक है। तो ये आपका मेंडलीव साहब के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, है ना। तो मेंडलीव साहब को याद कर लीजिएगा। मेंडलीव साहब का देखा जाए इनका थोड़ा सा जीवनी के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जीवनी इनका है ना, बहुत ही स्ट्रगल करके पहुंचे, फिर ना रशिया के पिट्सबर्ग से उन्होंने पीएचडी किया, फिर उन्होंने फिर जॉब को छोड़ दिए, फिर ना फिर मापतौल में डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किए, बहुत सारे इन्होंने पद पे काम किए, फिर छोड़े थे, ठीक है। और इनका दोस्तों सबसे बड़ा ये अपना बुक में लिखे हैं दोस्तों कि इनके ज्ञान के पीछे नहीं, रिसर्च के पीछे इनके माँ का योगदान सबसे बड़ा था, है ना, प्रोत्साहन मिला था। रशियन थे, केमिस्ट्री के थे, बहुत बड़ा प्रोफेसर थे, है ना। तो ये इनका थोड़ा सा था, आपका ओवरव्यू था जो मैं दे दिया। तो मेंडलीव का आवर्ती नियम आएगा तो बना दीजिएगा। और दोस्तों यदि मेंडलीव का आवर्ती नियम से कोई रिलेटिव ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसको बना दीजिएगा, यही सब आपको आएगा इधर उधर से, है ना। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। और दोस्तों मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे, मैं लिखा हूं नहीं ना, 63 तत्व। मेंडलीव साहब जब थे उस वक्त 63 तत्व ज्ञात थे, उसी को कार्ड के रूप में पब्लिश किए थे रशियन के मैगजीन में, है ना। वही आपका मेंडलीव का आवर्ती नियम कहला गया, तो इसको नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा आज की क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप सबका एक छोटा सा सपोर्ट मिल जाएगा हमारे चैनल को। और आप सबको तो पता ही होगा हमारे चैनल पर क्लास 10, 11, 12 की लगातार तैयारी भी कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि इसके पहले का वीडियो आपको देखना चैप्टर का कार्बन इसके यौगिक हो, धातु धातु हो, अम्ल क्षार लवण हो, रासायनिक अभिराम समीकरण हो, तो उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, फिर प्लेलिस्ट बनाया गया, प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते जाकर। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।